वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज जैसे कि कल हमने बताया था कि आपको कि मौसम कुछ अच्छा होने वाला है, तो बारिश हुई है। कराची में तो खैर नहीं हुई, लेकिन सिंध की अगर बात कर ली जाए तो सिंध के शहर में हैदराबाद में बड़ी मूसलाधार बारिश हुई है। बड़ी तेज बारिश हुई है भाई, मूसलाधार बारिश जिसे कहते हैं ना, वो सिलसिला अब सिंध में भी पहुंच चुका है। पंजाब के अंदर था, डैम्स की जो उसमें उसका लेवल था वो बढ़ता चला जा रहा था, दरियाओं का जो लेवल था वो बढ़ गया था। फिर बात आती थी सिंध पर ना, तो सिंध के अंदर भी बारिशों का सिलसिला और मॉनसून का सेकंड स्पेल इज ऑन स्टेरॉइड्स नाउ। तो अब वो शुरू हो चुका है। अब ये देखना है कि इन दी एंड पूरे पाकिस्तान का एंड है कराची, कराची के बाद आ जाता है समंदर। वैसे तो कराची हैदराबाद और कराची इतने भी दूर नहीं है, मेरे ख्याल में कराची में भी इसके कुछ ना कुछ असरात होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो सब हैदराबाद की बात कर रही है, नाज़िमाबाद और लियाकताबाद में बारिशें अलग-अलग टाइम पर होती हैं। कितनी हैरत होती है कि बारिश तो जब हो तो सब जगह मूसलाधार बारिश एक साथ होनी चाहिए, लेकिन जब हैदराबाद की बात करें तो वो इतनी शदीद बारिश वहाँ पर हुई कि तकरीबन हैदराबाद डूब गया। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बात कर लेते हैं अच्छी अच्छी बातों से। अच्छी अच्छी बातें जो है वो अफशीन करती हैं। और अफशीन, आज अच्छी बात क्या लेकर आई हैं आप? आज अच्छी बात यह है, बिलाल के हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल नहीं पाते। मतलब डिसअपॉइंट ना हो, आप हिम्मत करें तो आपकी कभी हार नहीं होगी। ज़िंदगी एक ऐसा सफ़र है जिसमें डेफिनेटली रुकावटें और मुश्किलात और नाकामियाँ ये आती हैं। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ आवर जर्नी। मगर जो असल विनर होता है ना, वो इन सब के बावजूद हार नहीं मानता। और इंसान की असल ताकत जो है ना, उसकी जिस्मानी क़ुव्वत नहीं है। वो मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे पहलवान है उसने पिछाड़ दिया, मतलब ये जिस्मानी ताकत उसकी क़ुव्वत नहीं कहलाएगी, बल्कि उसके जो हौसला और इरादा होता है ना, असल वो ताकत है। क्योंकि थक कर बैठ जाना दरअसल रास्ते से पीछे हट जाना होता है। और ये वो लम्हा होता है कि जब इंसान कामयाबी के बहुत करीब होता है, लेकिन मायूसी जो है ना वो इसे रोक देती है। क्या वो आपने एक पोस्ट देखी होगी ना फेसबुक पर कि एक बंदा हैमर कर रहा है एक रॉक को, और जब बिल्कुल उसको मिलने वाला होता है उसका खजाना, तो वो उसी वक्त वहीं पर अपनी हिम्मत तोड़ के रुक जाता है और वो फिर इस तरह से हासिल। अच्छा, क्या ये कहना सही है? क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो बहुत सारी पोस्ट सामने से गुजरती है। एक पोस्ट मेरे भी सामने से गुजरी और लिखा हुआ था कि या तो आप जीत जाते हैं या फिर आप सीख जाते हैं। इज दैट ट्रू? हाँ बिल्कुल। देखिए, सबक तो आपको जो भी अच्छा खासा मिल जाता है और लाइफ में डिफ़िकल्टीज होती हैं उनसे आप सबक तो ज़रूर सीखते हैं। लेकिन जो है बस बात सारी ये है कि आपने जो है मायूस नहीं होना है, आपने हिम्मत अपनी नहीं तोड़नी है। आपने हिम्मत जिस वक्त तोड़ी, आप जिस वक्त मायूस हुए, समझे आपने जो है ना उस फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया। और जब तक कि आप अपनी कोशिश में लगे रहते हैं तो यकीनन आप कामयाबी के करीब हैं। चाहे थोड़ा सा आप, चाहे जितना भी रास्ता ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन आप कामयाबी के करीब हैं। बिल्कुल, अगर आप हिम्मत करते रहते हैं और काम करते रहते हैं लगन से, मेहनत से, मतलब यू जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ कि आज से 10 साल पहले आप कहाँ थे, या आपने कोई कारोबार शुरू किया, या आपने कोई चैनल अपना, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे चैनल्स बनाते हैं, वो शुरू किया, या कभी आपने कोई डिग्री पढ़ना शुरू की, स्टडी करना शुरू की। तो आज आप देखेंगे पिछले 4 साल 5 साल पहले where were you at that time? और उसके बाद जब आप आगे स्लोली ग्रेजुअली बढ़ते रहते, तो आखिरकार कामयाबी उसके कदम चूमती है। ये मुश्किलात दरअसल ज़िंदगी की आजमाइशें होती हैं जो हमें मजबूत बनाने के लिए ज़िंदगी में आती हैं। और बिल्कुल बिलाल, जो आजमाइशें होती हैं वो मेरे ख्याल में कोई ऐसा शख्स नहीं हो जिसके साथ आजमाइश नहीं है। किसी के साथ ज़्यादा है, किसी के साथ कम है। अब वही ना, बिहाइंड द क्लोज डोर्स कोई कितनी तकलीफ़ में, क्या हम एहसास कर सकते हैं? हमें उस वक्त तक एहसास नहीं होता जब तक कि एक ख़बर हमारे पास नहीं आ जाती। कहते हैं ना, हर चीज़ के लिए एक हादसा ज़रूरी है। तो जब तक वो हादसा या वो ख़बर हमारे पास नहीं आ जाती, हम उस शख्स की आजमाइश का अंदाज़ा ही नहीं कर रहे होते। चाहे वो 9 महीने से हमने एक लाश को दफनाया नहीं, और हम उसकी तकलीफ को एहसास ही नहीं करें जब तक कि वो खबर नहीं बन गई। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात ये कि हम बड़े आसानी से कमेंट कर देते हैं किसी की भी ज़िंदगी पे। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि हर इंसान के साथ एक कहानी जुड़ी होती है, और उस कहानी की असल रूह तक आप नहीं पहुंच सकते जब तक आपको पूरी कहानी पता ना चल जाए। और पता चलने के बाद भी आप रूह तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप उस कहानी के अंदर नहीं आ जाते, या आपकी अपनी ज़िंदगी के ऊपर वो लागू नहीं होती। तो कभी अगर किसी को आपने ऑब्जर्व करना हो ना, कभी आपने किसी को कमेंट देना हो, या एकदम से आपको कोई जवाब मुंह में आ रहा हो और आप खामोश हो जाए, आप ये सोचें
उस शख्स की जगह लड़का हो या लड़की खुद को एक सेकंड के लिए रख कर देखें और फिर पूरा वो साइकिल घुमाएं कि अगर मैं यहाँ पर होता तो इस तरह होता, ऐसा होता, ऐसा होता, ये हालात होते तो मैं क्या करता, फिर आपको ऑब्वियसली जवाब वुड बी पॉजिटिव। बिल्कुल। और ये जो आजमाइशें हैं ये हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। ज़िंदगी में ज़ाहिर है कामयाबी का जो राज है वो यही है हिम्मत, हौसला और मुसलसल कोशिश। मतलब जो भी कामयाब इंसान है उसके कभी भी आप नहीं देखेंगे कोई कामयाब इंसान उसके पीछे कोई स्ट्रगल नहीं हो और उसका वो विल और डिटर्मिनेशन नहीं हो। आपके पास विल है, डिटर्मिनेशन है, तो आप कुछ ज़ीरो से भी आप बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी कर सकते हैं। मुसलसल कोशिश और मेहनत और लगन ही आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती है। बिल्कुल ऐसा है। और आखिर में ये भी है कि मुश्किलों से कभी घबराइए मत और हिम्मत से लड़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाइए। यही कामयाबी पाने का असल हुनर है। स्ट्रगलिंग फेज आता है और असल मज़ा ही, वो कहते हैं ना कि मज़ा ही तो असल रास्ते का होता है। मंजिल तो मिल जाने के बाद एवरीथिंग विल बी सेटल डाउन ना। हम कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ बड़ी प्लेन हो जाती है, बड़ी स्मूथ हो जाती है, बड़ी सीधे रास्ते पे होती है। यू जस्ट स्लीप, ईट एंड देन रिपीट। लेकिन आप जब स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं तो आपको पता होता है कि हर्डल्स आ रहे होते हैं, कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी कोई मुश्किल, कभी उसको हर्डल को आपने अबूर करना है, कभी आप इस मुश्किल से निकल जाते हैं, कभी आप कर्जे में डूबे होते हैं, इसका कर्जा देने के लिए उससे कर्जा लेते हैं, फिर आपके मामला बेहतर होते हैं, फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको अलाइव रखती हैं, जिंदा रखती हैं। जिंदा जो जिंदगी है ना उसी में हरकत है। मुर्दा चीज़ें जो है ना वो हिलती जुलती नहीं है। बिल्कुल, हरकत में बरकत है। और इसी अच्छी बात के साथ आज हम अपनी टॉप स्टोरीज का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, जिन्होंने विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया है और इजलास में अमन अमान समेत अहम उमूर ज़ेर बहस आएंगे और विफाकी काबीना के इजलास में मौशी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाएगा और कौमी और दाखिली सलामती से मुतालिक उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। काबीना की इख्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की भी तौसीक होगी। इजलास में फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फेडरल कांस्टेबलरी का नाम देने और इसका दायरे कार पूरे मुल्क तक बढ़ाने से भी मुताल्लिक काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एफसी जिससे हम कहा करते थे, जो ज्यादातर हम देखते थे कि बलूचिस्तान और फाटा का जो पुराना नाम है फाटा के एरिया के अंदर हुआ करती थी, अब ये कर दिया गया है कि इट वाज जस्ट प्रोविंशियल साइड ना, अब इसको फेडरल साइड ने टेकअप कर लिया और फेडरल के अंदर होगा ये, अब इसके सेंटर्स बनाए जाएंगे पूरे मुल्क के अंदर। हर एक ब्रिगेड के अंदर एक ब्रिगेड कमांडर होगा और वो कमांडर जो है वो उसको पूरा ऑपरेशन को हैंडल करेगा और साथ साथ खासतौर पे ये फाटा यानी कि सरहद के केपीके के, गिलगित बल्तिस्तान के और बलूचिस्तान के इलाकों के अंदर और इस्लामाबाद में भी। और आईजी फेडरल कांस्टेबलरी जो होंगे, जो आईजीएफसी होंगे, वो तैनात किया करेंगे हर सेक्टर के अंदर एक कमांडर को। इनके कुछ ऑफिसेस बनने जा रहे हैं। फिर अब जब ये तमाम मामला सेटल डाउन हो जाएगा, ऑफिस के बाद होगा ये कि इनकी नई भर्तियां होंगी, नए लोग इस फोर्स के अंदर भर्ती किए जाएंगे। फिर इसका एक बजट रखा जाएगा जो कि वफाक से एलोकेट होगा। फिर साथ साथ एक चीज़ ये भी होगी कि इसके पास वही इख्तियारात होंगे जो कि फेडरल फोर्सेस के पास इख्तियारात होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये फ्रंटियर कांस्टेबलरी से सिर्फ नाम ही नहीं चेंज हो रहा, फेडरल सतह पर भी ये तमाम इनकी इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इंशाल्लाह अब जो भी हो रहा है मुल्क की बेहतरी के लिए हो रहा है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा है कि फ्रंटियर से फेडरल हो गया, तो दैट वुड बी एफ। तो एफसी पहले भी कहा करते थे और एफसी अभी भी कहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि नैब खैबर पख्तूनख्वा ने कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात के सिलसिले में पीटीआई रहनुमा आजम सवाती को 17 जुलाई को तलब कर लिया है और नैब ने आजम सवाती को निजी फर्म से मुबैना तौर पर 60 करोड़ रुपए की रकूम वसूल करने के इल्ज़ाम में नोटिस जारी किया है। आजम सवाती जो पॉलिटिशियन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ही हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री और नैब ने आजम सवाती के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए उन्हें पेशावर ऑफिस में पेश होने की हिदायत की है। जबकि इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के एमपीए डॉक्टर अमजद अली को भी इस स्कैंडल में मुलव्विस होने के इल्ज़ामात पर 17 जुलाई या उससे कबल किसी भी दिन पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। और नैब ने अमजद अली से इनके असासों की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। तो वही बात है कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। इस टाइम जो है पीटीआई पर केसेस हो रहे हैं और उनको अदालत में पेश होकर अपने असासों की तफसीलात फराहम करनी है
और जो भी उनके पास उनके ऊपर केसेस लग रहे हैं उनको उनका हिसाब देना पड़ेगा। तो वही आदम सवाती वाज द वन के जो मीडिया पर बैठकर रोए थे कि मेरी तस्वीर, मेरी वीडियोस और मेरे घर वालों के साथ वीडियो जो है वो वायरल कर दी और उसके ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगाए थे इदारों के ऊपर ना। और दूसरी बात ये कि वो इल्ज़ामात प्रूफ ना हो सके थे। फिर इन्होंने ये भी कहा कि मुझ पर तशद्दुद किया गया, मुझे डिटेन किया गया इलीगली तौर पर, मेरी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की गई, ये सारी चीज़ें की गई, लेकिन वो बेबुनियाद इल्ज़ामात थे। अब आप ये देखें कि व्हाट यू हैव डन तो अब आपके सामने आ रहा है, क्योंकि उस वक्त तक बड़ा ढीला हाथ था ना कि अभी चलो ठीक है आप करें, इल्ज़ामात लगाएं, लेकिन हर पॉलिटिशियन की अगर मैं बात करूँ ना, व्हेन इट कम्स टू ब्यूरोक्रेसी और व्हेन इट कम्स टू मदरलैंड, तो आपकी एक फाइल तैयार हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड अ रेड फाइल। हर शख्स की जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा होता है बहुत एक्टिवली इस सोसाइटी के अंदर, या फिर वो एक मेन रूट से अगर गुजर होता है उसका ना, तो आपको एक रेड फाइल आपकी तैयार की जा रही होती है कि जो आप कर रहे हैं ना सब पे नजरें होती हैं। फिर जब वो नजरे करम होता है उस फाइल के ऊपर, तो फाइल खुलती है, फिर आपके जो पन्ने होते हैं वो पलटाए जाते हैं और फिर आपकी चीखें निकलती है। तो दिस इज वन ऑफ दोज थिंग कि ये भी कुछ हो रहा है इस वक्त। आगे बढ़ें और अब कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। तो मानसून के रंग, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। भाई लाहौर, पंजाब, मैं तो बीइंग कराची आइट, मैं इन शहरों से बहुत ज़्यादा मतलब रश करती हूँ कि जो इस्लामाबाद और लाहौर में इतने इस महीने में भी इतने खूबसूरत मौसम चल रहे हैं। और बेदियाँ, मुस्लिम टाउन, कलमा चौक, गुलबर्ग, कैंट और एयरपोर्ट के अतराफ में बादल खूब बरसे हैं, जबकि विहाड़ी, झंग, ननकाना साहब, अब्दुल हकीम, चिश्तिया, मंडी, सादिकाबाद, मंशनाबाद में बादल जो हैं वो खूब गरजे और बरसे हैं। भाई ज़बरदस्त, क्या बात है पंजाब की। भाई इसी तरह बसीरपुर में भी बारिश के बाइस मकान की छत गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया, जबकि महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है और मुल्क भर में मानसून बारिशों से 111 अफराद जिंदगी की बाजी भी हार चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एनडीएमए ने भी नुकसानात पर रिपोर्ट जारी कर दी, जबकि पंजाब ने 40, खैबर पख्तूनख्वा में 37 अफराद ने जो है वो दम तोड़ दिया है। सिंध में 17, बलूचिस्तान में 16 और आज़ाद कश्मीर में 1 वही बात है ना कि जो बारिश हो वो रहमत की हो, जहमत की ना हो, लेकिन जहाँ कच्चे मकानात होंगे वहाँ तो लोगों को लाजमन जहमत उठानी पड़ेगी, क्योंकि जब बारिश होगी तो जो कच्चे मकानात हैं फिर वो उसका बोझ नहीं सहार सकते और यूँ कई अमवात भी हो जाती हैं, हादसात भी हो जाते हैं। जो वही बारिश जो लोगों के लिए, हम लोगों के लिए एक ब्लेसिंग होती है, हम लोग समझते हैं चलो मौसम अच्छा हो गया, वही उन गरीबों के लिए एक तकलीफ दे अमर होता है और इसमें वो कई जानें खो देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी तरह जब बारिश की ही बात कर रहे हैं तो आपको बताएं कि आधे घंटे की बारिश ने हैदराबाद को डुबो दिया है, हर तरफ पानी ही पानी हो गया, जबकि शहर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। और मूसलाधार बारिश के बायस दुकान की छत का एक हिस्सा गिर गया, मलबे तले दबकर एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया, जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए हैं और बेशतर इलाके में पानी जमा हो गया है। कासमाबाद, सहरिश नगर, सोमरा गोट और दीगर इलाकों में पानी भर गया है और तेज हवाओं के बायस बिजली के टावर भी गिर गए हैं और हैसको के 350 फीडर्स बंद होने से शहर तारीकी में डूब गया। ये तो बहुत बुरा हाल हो गया है। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई है, जबकि शहरी शदीद अजियत से 2-4 हो गए। जबकि वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मेयर हैदराबाद से रब्ता किया। हाँ वो तो करेंगे, क्योंकि जे-आला मेयर कराची में भी है और जे-आला मेयर हैदराबाद में भी है। आई स्टिल रिमेंबर दोज वर्ड्स ऑफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी व्हेन ही सेड के पहली दफ़ा कराची और हैदराबाद के अंदर जे-आला मेयर काम करेगा, तो जे-आले ने काम किया है निराला और फौरी तौर पर नकासी के इक़दामात की हिदायत भी की है सीएम साहब ने। अब लेट्स सी कि महकमा मौसमियात हैदराबाद में क्लाउड बर्ड्स की तरदीद कर दी है। मतलब ये भी अक्सर एक टर्म है ना, ये भी आप जरा लोग समझ लें कि होता क्या है। क्लाउड बर्ड्स ऐसा नहीं होता कि बस 5-10 मिनट के लिए बहुत मूसलाधार बारिश हुई है, हर किसी ने कह दिया भाई यहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ था, ऐसा नहीं होता। क्लाउड बर्ड्स इज समथिंग एल्स कि वो इतनी बारिश होती है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। क्लाउड बर्स्ट ऐसी चीज है, ऐसी टर्मिनोलॉजी है कि अगर कहीं हो जाए तो कोई मैनेजमेंट दुनिया भर की कहीं पर भी नहीं कर सकती। पानी की निकासी का अगर निज़ाम फॉर एग्जांपल इतना है कि 1 सेकंड के अंदर 1 गैलन पानी निकल सकता है, तो अगर उधर ही उसी जगह पर 1 सेकंड के अंदर 1000 गैलन पानी आ जाएगा तो वो निकलने में 1 सेकंड नहीं बल्कि 1000 सेकंड्स लेगा। तो इट विल टेक टाइम। तो इसको इसमें जरा लिबादे में लपेट के
कि भाई क्लाउड बर्स्ट हो गया था, इस वजह से पानी खड़ा हो गया। अब देखें पानी तो निकल गया, पानी इसलिए खड़ा होता है कि निकासी का निजाम आपने चौक किया हुआ होता है, रोका हुआ होता है, रुक जाता है, सफाई नहीं करता। बिल्कुल, अब वही देखे ना, पंजाब में भी पानी भरा, उनकी भी सड़कें डूब गई, लेकिन ये कि वो 1-2 दिन की इनकी बात थी और उसके बाद उनका निकासी आपका निज़ाम जो फाल हुआ, तो वो फिर उसके बाद देखें वही सड़कें साफ सुथरी हैं, उसी पे ट्रैफिक रवा दवा है, वही मानसून का मौसम है, एंजॉय कर रहे हैं वही लोग। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखना चाहिए। कुछ बात कर लेते हैं इंटीरियर मिनिस्टर के हवाले से भी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2026 से पाकिस्तानी ज़ायरीन इनफरादी तौर पर इराक नहीं जा सके। अच्छा, उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ ज़ायरीन ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के जरिए ही इराक जा सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि 1 जनवरी 2026 के बाद सिर्फ वही लोग इनफरादी तौर पर इराक जा सकेंगे जिन्हें इराकी सफारतखाना खुसूसी वीज़ा जारी करेगा। और उन्होंने ये भी बताया कि हर ऑर्गेनाइजर ग्रुप इराक जाने वाले ज़ायरीन की वतन वापसी का भी जिम्मेदार होगा। अच्छा, ये खुद भी वो नकवी साहब हैं और ये एक फ़ैसला किया गया। लेट्स सी कि ये किस पराए में ये फ़ैसला ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ़िरका वाराना एक जंग की तरफ वी विल बी इनटू इट। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सिक्योरिटी लैब्स अगर हो रहे हैं या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा गया है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप सो फार। लेकिन ये भी कहा गया है कि ग्रुप ऑर्गेनाइजर के सिस्टम ने से गैर कानूनी इराक जाने वालों और ज़ायद क़याम के रुझान का भी खात्मा होगा। जबकि वज़ीर दाखिला ने जंग में शानदार फतह पर ईरान और ईरानी वज़ीर दाखिला को मुबारकबाद भी दी। अच्छा, और कहा है कि पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की खुलकर मजम्मत की है और ईरान के हक़ दिफा की मुकम्मल हिमायत की है और जंग के दौरान पाकिस्तानी अवाम ईरानी अवाम के साथ खड़े रहे। बेशक हमारा ब्रदर मुल्क है, हम इस्लामी मुल्क है। उन्होंने मजीद कहा है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और दीगर आला हुकाम ने जंग में इंतहाई मुतहरिक और मुस्बत किरदार अदा किया है। वो जो कर सकते थे उन्होंने वो बेहतरीन किरदार ईरान के लिए अदा। अच्छा, अब ये हुआ क्यों है, तो इसके ऊपर भी ज़रा सा अगर हम गौर करें कि इराक जाने वाले जो ज़ायरीन हैं तो उन पर अब ये समझ लीजिए कि इनफरादी तौर पर, यानी कि इंडिविजुअल कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू एंटर इन इराक बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अब सवाल ये पैदा होता है जो ऑर्गेनाइजर्स ग्रुप हैं, जैसे ग्रुप्स होते हैं, ट्रैवलिंग ग्रुप्स होते हैं, वो पूरे ज़ियारत पे लेकर जाते हैं ना, तो 100-150 के काफ़िले होते हैं बाकायदा, तो उनको लेकर जाते हैं। अब हुआ ये है कि वहाँ पर लोग जाकर ज़ायदुल मियाद रुक जाते हैं और फिर वहाँ से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, वहीं रुक जाते हैं। देखें, आप किसी भी मुल्क जाएं, किसी भी शहर जाएं, आपका जो टाइम लिमिट है ना उसको क्रॉस ना करें। जब ज़ायद आप क़याम करेंगे तो वो डेफिनेटली उन लोगों पर भी बोझ पड़ेगा और वो आपके वीज़ा प्रोसेसिंग में भी मसले आएंगे, वो भी आपका जो फ़्लाइट शेड्यूल है वो भी मुतासर होगा। आपका मतलब आने का और जाने का जो रिटर्न टिकट है, जो भी आपके मियाद है, आप उसको नज़र में रखते हुए अपना काम बड़ी जिम्मेदारी से करें। मैं एक बात बताता हूँ आपको, जगह ही ऐसी है, अगर हम बात करते हैं ना इराक की और हम बात करते हैं करबला मोहल्ला की, तो जगह ही ऐसी है कि यू विल नॉट बी एबल टू कम बैक, आपका दिल नहीं चाहता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है जहाँ पर रियासती मामलात आ जाते हैं, जहाँ पर कानूनी मामलात आ जाते हैं, तो आप जाएं, अक़ीदत के साथ जाएं, ज़ियारत करें। और ज़ायरीन से गुजारिश ये है कि जो उनका वक्त है मुकर्ररा उस पर वापस आएं, फिर बुला लेंगे मौला, फिर आप चले जाएंगे। मक्का और मदीना से बढ़कर कौन सी ऐसी जगह होंगी जहाँ आपकी रूहानी अक़ीदत हो, लेकिन वहाँ पर भी आप एक जो भी आपका टाइम फ्रेम होता है आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। वहाँ पे भी ये एक मसला था। अगर आप समझ रहे हैं कि इराक को थोड़ा आप अगर हल्का ले रहे हैं कि भाई अगर वहाँ चले जाएंगे तो ज़रा हम अपने मर्जी का स्टे बढ़ा लेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप किसी भी जगह को कम या ज्यादा या फिर वो स्टेप जो लिया है वजीर दाखिला ने, तो इसका मतलब ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, स्ट्रिक्टनेस इस पे भी अब होनी चाहिए। अब ये खास तौर पर ऑर्गेनाइजर्स को कहा है कि अगर कोई रह गया वहाँ पर तो यू विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट। बिल्कुल, आप वहाँ के शहरी तो नहीं है ना, आपको फिर उसी हिसाब से एक जगह पर अपना आना और जाने का क़याम देखना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि क़याम अमन के लिए FC का खुसूसी किरदार होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और कमांडेंट FC ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने FC की तश्कील 9 का फ़ैसला किया है और तमाम बजट वफाकी हुकूमत देगी। FC जो है यानी कि FC अब फेडरल कॉन्स्टेबलरी की हम बात कर रहे हैं, जो कि दीगर लॉ इन्फोर्समेंट जो इदारे हैं उनकी तरह ही काम करेगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो FC है उसमें पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती होंगे। That's what I told you कि FC में जो है वो असर हाजिर के
तकाज़ों के मुताबिक जो है वो नए विंग्स भी बनाए जाएंगे, आई टोल्ड यू। और फेडरल कॉन्स्टेबलरी आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करेगी। रियाज नज़ीर गाड़ा ने कहा कि FC के ढांचे को मुख्तलिफ शोबों में तकसीम किया गया, जबकि फेडरल कॉन्स्टेबलरी के 41 विंग्स होंगे इन फ्यूचर। मतलब जो फेडरल कॉन्स्टेबलरी है उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाएंगे, उसमें उसको तकसीम किया जाएगा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। फिर फेडरल कॉन्स्टेबलरी के कोई 41 विंग्स बनाए अच्छा, इस पे मैं आपको एक बात बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, मतलब आई डोंट नो व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दोज वन, लेकिन वो सोशल मीडिया पे बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। कि ये FC को फ्रंटियर कोर को जो है वो आपने फेडरल जो ये फ्रंटियर कांस्टेबलरी है इसको फेडरल कांस्टेबलरी यानी कि आपने फेडरल के हवाले क्यों किया है। अच्छा। इनका बजट क्यों बढ़ा रहे हैं, इनके विंग्स क्यों बढ़ा रहे हैं। अच्छा। देखिए सिक्योरिटी लूप होल्स तो हुआ है इस मुल्क के अंदर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि अगर उसको पहले रियलाइज कर लिया जाता, पहले ही टेकअप कर लिया जाता तो शायद वो मामलात, वो हालात, वो हादसात, वो सानेहात नहीं होते। इफ़ यू रिमेंबर कोयटा बॉम्ब ब्लास्ट, वो जो ट्रेन के ऊपर हुआ था, तो कुछ चीज़ें हम मोहताज होते हैं, ख़ास तौर पे बेसिकली इदारे कि उनके पास इख्तियार नहीं है कि वो तजावुज़ करके वहाँ तक जाके वो काम कर सकें। एक प्रोटोकॉल होता है कि इस इदारे ने परमिशन लेनी होती है होम मिनिस्ट्री से या इंटीरियर मिनिस्टर से, फिर वो मूव होती है फाइल, फिर वो आगे जाती है, फिर वो वापस आती है, पूरा एक सर्कल घूमता है जिसकी वजह से इतनी देर हो जाती है कि आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद होती है एंड यू कांट गेट दैट थिंग। तो इस वजह से भी कुछ चीज़ों को आपने अपग्रेड करना होता है। आप भी अपने आप को अपग्रेड करते हैं ना जिंदगी के अंदर, के मेहरान से ऑल्टो पर, ऑल्टो से कोरोला पर, कोरोला से प्राडो पर आने की ख्वाहिश रखते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपने अपग्रेडेशन का अमल तो मुल्क को भी अपग्रेड किया जा रहा है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं और एक आपको खबर दें कि थाना न्यू टाउन पुलिस की जानिब से RIUJ के सदर और सीनियर सहाफ़ी नईम मिन्हास के साथ मुबैना बदतमीज़ी और नारवा सलूक के खिलाफ आज रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों ने शदीद एहतजाज किया है। PFUJ जो सहाफ़ती तंजीम है उसके सदर अफजल भट्ट हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक SHO को नौकरी से बरतरफ नहीं किया जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। बिल्कुल, और ये जो है वो एक ऐसा मामला है कि देखिए चोली दामन का साथ है, चाहे वो सहाफ़त हो, चाहे वो आपके इदारे हों, इनके साथ ही काम करते हैं। एक रिपोर्टर को मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप गैर सरकारी रिपोर्टर हैं और एक एहलकार को मैं हमेशा कहता हूँ आप सरकारी रिपोर्टर हैं। दोनों का काम सेम है। उसका काम भी पूरी इन्वेस्टिगेशन करना है, पूरी इंटेरोगेशन करना है और अपने ही जो बॉस हैं यानी कि उनके जो ऑफिसर्स हैं उनको रिपोर्ट पेश करना है मखसूस टाइम के अंदर। इसी तरह एक रिपोर्टर का काम भी ये होता है कि उसने इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसने इंटेरोगेशन करनी है और एक मखसूस टाइम के अंदर अपने ही ब्यूरो चीफ को या कि अपने ही ऑफिसर को रिपोर्ट करना है। तो ये दोनों ऐसे हैं कि समझ लें एक चचा का बेटा, एक फूफो का बेटा है ना, दोनों का साथ रहता है। तो दोनों को इस तरह अगर किसी एक की भी गलती है या फिर अगर बताया जा रहा है कि एहलकार की गलती है तो उसको भी जो है वो समझना चाहिए चीज़ों को। और अगर सहाफ़ती, कुछ सहाफ़ी भी ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, तो उनको भी नहीं होना चाहिए। मैं वही बात ना कि गुस्से के टाइम अगर हम उसी वक्त थोड़ा सा रुक कर पॉज ले लें, अगर हम इस चीज़ को एक्सरसाइज करें ज़िंदगी में, कुछ मतलब, भी करें, थोड़ी देर के लिए पॉज लें तो शायद आप अपनी इस आदत पे काबू पा लें। मैं अगर अपनी बात करूं, इतनी ज़बरदस्त खूबसूरत हमारे रिश्ते हैं और दोस्तियां हैं कि हम साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, शादी ब्याह में एक दूसरे को इनवाइट करते हैं, घरेलू जो ईद की हमारी दावतें होती हैं उसमें इनवाइट करते हैं। अगर घरों के अंदर कोई ऐसा मामला है तो वो फ़ौरन से फ़ौरन पहुँचते हैं। बहुत सारे ऐसे पुलिस एहलकार हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं जो बड़े गहरे दोस्त हैं, भाइयों से ज़्यादा बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो वो दोस्तियाँ बरकरार रखें। मुझे अगर कभी रोका भी जाता है सड़क के ऊपर और कभी पूछा जाता है तो जो चीजें पूछते हैं, लाइसेंस अगर पूछ रहे हैं, पुलिस एहलकार अगर जो रात में ऑपरेशन पुलिस वाले हैं वो कागजात मांग रहे हैं बड़े प्यार से, फिर वो पूछते हैं। जिम्मेदार शहरी होने का हमें सबूत देना है ना। जब हम अपनी जात में जैसे इनके ऊपर जिम्मेदारी है सहाफती इक़दार की, इन्होंने ख्याल रखना है तो ये अपने पास सारे डॉक्यूमेंटेशन जब प्रोवाइड करेंगे तो आगे से किसी को मौका नहीं मिलेगा ना इनको कुछ बोलने का। तो फिर ये इनको भी कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेट मी कन्फेस वन थिंग, कभी ऐसा भी हुआ है कि गाड़ी के पेपर्स अक्सर ऐसा होता है कि वो टेबल पे रखें और गाड़ी में नहीं छोड़ते, तो टेबल पे से उठाना भूल गए आप, भाई चले गए आप और आपके पास लाइसेंस तो चले आपके वॉलेट के अंदर होता है, लेकिन गाड़ी के जो पेपर्स होते हैं वो आप अगर घर पे कभी भूल गए हैं तो वो आपसे पूछते हैं, आपसे आपका तारुफ लेते हैं, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो आप एक्सेप्ट करते हैं कि देखिए मेरे पास है, ये रही मोबाइल के अंदर, लड़ाई झगड़े ये रही मोबाइल के अंदर पिक्चर,
और ये मेरे कागजात हैं, लेकिन वो फिजिकली मैं घर पे उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आप दिखा दें, बजाय इसके कि अगर आपके पास हमेशा आपके पास मोबाइल में आपका वो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन उस डॉक्यूमेंट का मौजूद होना लाजमी है। चाहे वो डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो जाए तो एटलीस्ट आपके पास मोबाइल में हो। ये आपके पास इससे बड़ी सहूलत और क्या? आप अपने मोबाइल में NIC रखें, अपने वालिदैन का NIC रखें, पासवर्ड लगा के रखें। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी आपको जरूरत पड़ सकती है, इफ यू आर गोइंग समवेयर, तो होना चाहिए। बहरहाल कुछ बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क के हवाले से। पड़ोसी मुल्क ने कहा है और ऐलान कर दिया है बाकायदा ईरान ने कि अगर अमेरिका ने यूरेनियम अफजोदगी बंद करने पर इसरार किया तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। बिल्कुल, और ईरान के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं कि जो जौहरी मुज़ाकरात है वो नहीं होंगे, जबकि गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक ईरान ने वाज़ेह किया है कि अगर अमेरिका की तरफ से जौहरी मुज़ाकरात की शर्त ये हो कि ईरान यूरेनियम अफसोदगी करे तो ऐसे मुज़ाकरात नहीं होंगे। मतलब ईरान ने वो रास्ता ही बंद कर दिया जिसके ज़रिए से अमेरिका या इसराइल उस पर हमला करने के लिए उसको दबाव डालता या उसको परेशान करता। ये डेडलाइन है। ईरान ने खुद ही आके बोल दिया कि भाई यूरेनियम अफजोदगी तो हम करेंगे, हमें अपनी डेटरेंस के लिए अपने आप को एक एटॉमिक पावर तो बनाना है, क्योंकि वाकई इस दुनिया में जो भी एटॉमिक पावर नहीं है वो एट द वर्ज ऑफ वॉर ही है, वो फिर वल्नरेबल है वॉर पर, क्योंकि अमेरिका और इसराइल से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो इस वक्त गाज़ा में हो रहा है वो इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है, जो इस वक्त कश्मीर में हो रहा है वो इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। तो अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी प्रोग्राम पर कई मरतबा मुज़ाकरात हो चुके हैं, मगर इसराइल के अचानक हमलों ने इन मुज़ाकरात को रोक दिया था और जंग के अख्तिताम के बाद दोनों ममालिक ने बातचीत की बहाली का इंदिया दिया है। लेकिन ईरान ने अब बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि वो जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के अपने हक़ से दस्तबरदार नहीं होगा। बिल्कुल, और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के मुशीर अली विलायती ने भी सरकारी खबर रसाई इदारे से बात की है और बताया है कि अगर मुज़ाकरात की शर्त अफजोदगी बंद करना है तो ऐसे मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं हो सकते। अब ये क्या करेगा अमेरिका और इसराइल? रिजीम चेंज की कोशिश भी उसकी वहाँ पर अभी नई कारगर साबित हो रही, वो भी उसकी कोशिश में है। देखें, जो अपने इसके अज़ाइम है ना वो इस वक्त पूरे नहीं कर पा रहे, तो अब क्या आगे होने जा रहा है? टेबल टॉक का सबसे पहला रूल होता है हु हैज द मोस्ट पावरफुल चेयर। जितनी पावरफुल चेयर होती है उतनी ज्यादा टेबल टॉक अच्छी होती है। तो ईरान ने वो पहले ही वाज़ेह कर दिए वी आर हैविंग अ पावरफुल चेयर एज वेल। तो अगर आपने बात करनी है तो उस तरफ से आपने ये डेडलाइन दे दी, इसको क्रॉस नहीं करना है। इसके ऊपर जितनी बातें करनी है वी विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। उन्होंने कहा है कि ये हमारा हक है और हम इस पर जो है उन्होंने साफ इस चीज़ को बोला है कि हम ये पुरअमन इस्तेमाल का जो उनका अपना हक है उससे दस्तबरदार नहीं होंगे। मतलब वो कह रहे हैं कि हम इसका पुरअमन इस्तेमाल का जो हमारा हक है, यानी उसमें वो कोई वॉर की बात नहीं करे, वो कोई हमले की बात नहीं करे, लेकिन हाँ अगर उन पे हमला किया गया है जो कि आप लोग कर भी चुके हैं तो उसकी वजह से एक उनको अपना लिए डेटरेंस तो रखनी है, तो उसके लिए वो सही अपनी जगह पर हक़ बजानिब है। आगे बढ़ें और आपको कुछ स्पोर्ट्स की खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया ने फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क की तबाहकुन और रिकॉर्ड साज बॉलिंग स्पेल की बदौलत मेज़बान वेस्ट इंडीज़ को तीसरे टेस्ट में 176 रन से शिकस्त देकर क्लीन स्वीप मुकम्मल कर लिया। बिल्कुल ऐसा ही है और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का आखिरी मैच किंगस्टन में खेला गया, जहां मैच के तीसरे रोज मेजबान टीम को मैच जीतने के लिए 204 रन की जरूरत थी। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने भी अपने करियर का बेहतरीन स्पेल डालकर टेस्ट क्रिकेट का 78 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और अपनी टीम को मैच में उन्होंने फतह दिलवाई। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 204 रन का दिफा करते हुए मिचेल स्टार्क ने तबाहकुन बॉलिंग की और टेस्ट क्रिकेट की तारीख की तेज तरीन 5 विकेटें मुकम्मल की हैं। और मिचेल स्टार्क ने अपने स्पेल की सिर्फ 15 गेंदों में 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इट्स अ बिग नंबर और टेस्ट क्रिकेट में कम से कम गेंदों पर 5 विकेटें मुकम्मल करने का 78 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। बिल्कुल ऐसा ही है और ये एक बड़ा रिकॉर्ड था, मतलब 78 इयर्स, यानी कि आप पैदा भी नहीं हुए होंगे तब ये रिकॉर्ड बनाया गया होगा। आपके वालिद साहब भी शायद उस वक्त पैदा हो रहे हों, क्योंकि वो भी इस वक्त कोई 60, 70, 80 के करीब होंगे, तो वो भी पैदा हो रहे थे तब ये रिकॉर्ड बनाया था। और इस रिकॉर्ड को बनाने
का मकसद ये होता है कि रिकॉर्ड्स हमेशा कब बनते हैं? रिकॉर्ड हमेशा तब बनते हैं जब आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करते हैं, और रिकॉर्ड हमेशा टूटने के लिए बनते हैं, हमेशा तोड़े जाते हैं। बहरहाल एक चीज को दोबारा से मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ कि थाना न्यू टाउन पुलिस की जानिब से RIUJ के सदर और सीनियर सहाफ़ी नईम मिनाज के साथ मुबैना बदतमीजी और नारवा सलूक के खिलाफ आज रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर मुख्तलिफ सहाफती तंजीमों ने शदीद एहतजाज किया है। और PFUG के सदर अफजल भट्ट ने कहा है कि जब तक SHO को नौकरी से बरतरफ नहीं किया जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसी पर हमारे साथ राब्ता किया है अब्दाल रकीब अब्बासी हैं, वो हमें इस पे तफसीलात बताएंगे। अब्दाल बताइएगा अगर आप हमें सुन सकते हैं। हुआ क्या था आखिर मामला? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर। आज साथी बरादरी की तरफ से यहाँ पर एक एहतजाज किया जा रहा है। गुज़श्ता दिनों RIUJ के सदर तारक बेग साहब पर थाना न्यू टाउन में जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया, उस पर यहाँ पर नेशनल प्रेस क्लब और RIUJ के जितने भी साथी तंजीमें यहाँ पर इकट्ठी हुई और उनकी तरफ से आज एहतजाज का ऐलान किया गया। और उसमें ये कहा गया कि जब तक SHO न्यू टाउन को तैयब बेग को यहाँ से मअतल नहीं किया जाता, बल्कि नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाता, तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। जी बहरहाल ये बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से, लेकिन ये देखना अब ये है कि अगर स्टेशन हाउस ऑफिसर को नौकरी से हटाने की बात की जा रही है, लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। अगर गलती है तो उसको आला जो इस वक्त अफसरान हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए उस मामले को, और उस मामले को इन्वेस्टिगेट करके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए कि अगर ऐसी कोई हरकत की गई है जो कि गैर पार्लिमानी है, ऐसे कोई अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो कि नासिबा हैं, या फिर ऐसा कुछ किया गया है जिसके शवाहिद आपके पास मौजूद हैं कि जो एक नारवा सलूक है, तो फिर इसको फौरी तौर पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाना भी चाहिए। बिल्कुल, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि फ्रांस में यौम आज़ादी बास्तिल डे की तकरीबात जोश व खरोश से मनाई गई हैं, जिनमें फ़िज़ाई मुज़ाहिरे, शानदार आतिशबाजी, ड्रोन लाइट शोज़ और मुल्क भर में जश्न का समा देखने में आया। बिल्कुल, पेरिस की मशहूर शांज़ेलीज़े जो एवेन्यू है उस पर मरकज़ी फ़ौजी परेड का इनेकाद भी किया गया, जिसपे 7,000 फ़ौजी एहलकारों ने जो है वो पैदल, घुड़सवार और बख्तरबंद गाड़ियों पर मार्च भी किया है। और तकरीबात का आगाज़ फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के हाथों आर्क डी ट्राफ में फ्लेम ऑफ द अननोन सोल्जर कमेटी को नई तलवार पेश करने से हुआ, जो तंजीम ब्लोय दे फ्रांस के क़याम के 100वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िद हुआ। और परेड में फ्रांसीसी फ़िज़ाइये के साथ दीगर यूरोपियन ममालिक इटली, स्पेन, जर्मनी, बरतानिया, बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड की एयर फोर्सेस के जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया, और इन तैयारों ने पेरिस की फ़िज़ाओं में फ़िज़ाई करतब दिखाई और साक्रे कोर, बासिलिका और लोअर पिरामिड के ऊपर फ्लाई पास्ट किया। वेरी गुड। और फ्रांसीसी फ़ज़ाइये की मशहूर एरोबैटिक टीम जो है वो फ्रांस ने जो है वो कौमी रंगों के साथ आसमान को रंगीन भी कर दी, जबकि तकरीब में फ्रांसीसी पुलिस, इंसदाद दहशतगर्दी ब्रिगेड और फौजी यूनिट्स और स्कूल कैडेट्स भी शामिल थे। इसमें बहुत सारे ऐसे अल्फाज आपको सुनने को मिले होंगे जो कि फ्रेंच लैंग्वेज के थे, तो डेफिनेटली वो अल्फाज ना आप लोग फेमिलियर होंगे। बिल्कुल ये फ्रेंच वर्जन के कुछ अल्फाज थे, लेकिन ये कि तकरीब बहुत अच्छी मुनक़िद हुई और इस तरह की तकरीबात होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं। इमैनुअल मैक्रोन ने भी इसमें शिरकत की और बेशक आप अच्छा ये देखिए कितना प्यारा वो जो आसमान पे आप देखें, ये जो पूरे फ़ज़ाई एक व्यू दिया जा रहा है, दिस इज अमेजिंग। आप देखिए जरा फायर वर्क्स को देखिए। इस तरह की तकरीबात होती रहनी चाहिए मेरे ख्याल में। जब आप अपने इंडिपेंडेंस डे को मनाते हैं तो फिर आप अपनी कौम में एक जज्बा पैदा करते हैं हुब्बुल वतनी का, और सब जो फ्रेंच हैं डेफिनेटली वो भी अपने वो जो कौम है वो भी बहुत मुत्तहिद और पुरअमन कौम है। बिल्कुल ऐसे ही। और इसके साथ टॉप स्टोरीज भी खत्म हो गई हैं। अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि जब आप व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करते हैं ना वॉइस नोट के लिए, तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो क्लिक करने से पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जब अगला बंदा वॉइस नोट सुनता है तो वो अस्सलाम वालेकुम तो कट जाता है और बाकी शुरू हो जाती है बातचीत ना, ये आप जनाब कट जाता है और बात शुरू हो जाती है। हमारे प्रोड्यूसर साहब से भी गुजारिश है कि IB खोलने के बाद जो है वो पूरा जुमला अगर अदा हो जाए तो वो पूरा जुमला ना कटे, वरना आधा जुमला कट जाता है और उसके बाद सिर्फ जो है बाकी बात रह जाती है। हमारे प्रोड्यूसर की जानिब से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो ब्रेक हम शामिल करेंगे
और ब्रेक के बाद बिलाल बताएंगे कि ब्रेक हम के बाद कितने ऑब्वियसली आज मेहनत skills कश के ऊपर, नौजवानों का दिन है और जो मेहनती नौजवान हैं उनके हवाले से बात करेंगे और हुकूमती सतह पर भी नुमाइंदगान मौजूद होंगे और कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर से भी मौजूद होंगे। वी विल आस्क सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी तरफ से उठाए गए। बिल्कुल जबरदस्त टॉपिक है, स्टे विद अस।